नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को होली की बधाई। उम्मीद है कि खूब रंग की होली खेलेंगे। 2 साल बाद जो है पूरे ज़ोर शोर से होली आई है, तो इसलिए एक बार फिर से आपको होली की बधाई। और होली के कारण आज रात का वीडियो नहीं होगा, तो अगली मुलाकात इस वीडियो के बाद अब होगी शनिवार की सुबह। तो अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा है कि क्या इस देश को कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है। इस बात पर आजकल बहुत बहस चल रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी कांग्रेस से हट जाएं, किसी और को सौंप दें। बताया यह जा रहा है कि सारी खराबी, सारी कमी, सारी जो है जो कमज़ोरी है वो इस परिवार के कारण है। ये परिवार हट जाएगा तो कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी हो जाएगी। मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ। आधी बात से तो सहमत हूँ कि कांग्रेस की और भारतीय राजनीति की बहुत सी समस्याओं, बल्कि ज़्यादातर समस्याओं की जड़ कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से ये परिवार है। ये परिवार जो है, इसने इस देश का जितना नुकसान किया है, कई 100 परिवार मिलकर भी जिन्होंने इस देश के खिलाफ काम किया होगा उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन इस परिवार ने ये इम्प्रेशन क्रिएट करने में कामयाबी हासिल की, सफलता हासिल की कि इसने देश के लिए त्याग किया है। और आप देखिए त्याग की कैसी बात मन में बैठ गई है। अभी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, उसमें सोनिया गांधी ने कहा कि अगर आप लोग समझते हैं कि हम तीनों जिम्मेदार हैं तो हम पद छोड़ने का त्याग करने को तैयार हैं। वो पद से इस्तीफा देने को भी त्याग बता रही हैं। तो आप समझिए, सब कुछ डुबोने के बाद अब भी होश में नहीं आए। कहा तो ये जाता है कि सब कुछ डुबो के होश में आए, तो क्या किया। यहाँ तो सब कुछ डुबो के भी होश में नहीं आए, अब भी उसी नशे में है। नशा उतरा नहीं है। नशा है एंटाइटलमेंट का, नशा है अपने विशिष्ट होने का, नशा है इस देश पर हमारा अधिकार है, इस एहसास का, और वो उतरा नहीं है। एक सज्जन है जो अपने को हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, लेकिन जो इतिहासकार हैं उनको इस नज़र से नहीं देखते। उनका नाम है रामचंद्र गुहा। कई किताबें लिखी हैं, क्रिकेट के बड़े प्रशंसक हैं, जानकार भी हैं। वो क्रिकेट के बारे में जितना जानते हैं उतना शायद इतिहास के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनका अपना दावा है, उनके प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं, वो अलग बात है। वो काफ़ी समय से ये बात कह रहे हैं कि इस परिवार को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन किसी गलतफहमी में न रहिए, वो इस परिवार के खिलाफ नहीं है, वो इंदिरा गांधी से आगे की पीढ़ी के खिलाफ है। नेहरू के वो भक्त हैं, अंध भक्त हैं। उनके नज़र में नेहरू ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। जो सही हुआ 47 के बाद, 1947 के बाद, 1947 के बाद, वो सब कुछ जवाहरलाल नेहरू का किया हुआ है। तो इसलिए उनको जो है इस नज़र से मत देखिएगा कि वो गांधी परिवार के खिलाफ हैं और इस परिवार से उनका कोई जो है इस तरह का नाता है। वो नेहरू भक्त और इंदिरा, राजीव और ख़ास तौर से सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के विरोधी हैं। उनका मानना है कि यही कांग्रेस की सारी बुराइयों की जड़ हैं। इनको अगर हटा दिया जाए तो कांग्रेस ठीक हो जाएगी। और उनके 2 तर्क हैं। उनका कहना है कि इस परिवार के ये तीनों सदस्य अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें तो ये भारतीय जनतंत्र और कांग्रेस दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं उनकी इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। ऐसे भी बहुत से विशेषज्ञ हैं जिनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी टूट गई, अगर कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई, तो सब नेशनलिज्म जो है वो उसका उभार होगा, यानी पृथकतावाद आएगा, यानी कुछ राज्य जो है स्वतंत्र होना चाहेंगे। और अगर एक नेशनल पार्टी रहेगी विपक्ष में, या नेशनल पार्टी रहेगी कांग्रेस के रूप में मौजूद रहेगी, तो ये नहीं होगा। मैं अब आपको 2 उदाहरण से इस बात को समझाता हूँ। एक, तमिलनाडु 1947 से 1962 तक डीएमके दरअसल जो है वो पृथकतावादी पार्टी थी। द्रविड़ आंदोलन चलाया, अलग देश बनाना चाहते थे तमिलनाडु को, उसके लिए आंदोलन चलाती थी, यही उसका जनाधार था।
और 1962 के बाद कांग्रेस गई, जो आखिरी चुनाव 62 में जीती थी कांग्रेस तमिलनाडु में, उसके बाद से द्रमुक का ये रवैया, ये आंदोलन खत्म हो गया। तो राष्ट्रीय पार्टी, सर्वव्यापी पार्टी, नेशनल पार्टी रहते हुए भी ये अलगाववादी, पृथकतावादी आंदोलन अपने चरम पर था और उसको रोक नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। वो रुका कब? जो कांग्रेस वहाँ से गई। दूसरा उदाहरण पंजाब का, इंदिरा गांधी जैसी इतनी सर्वशक्तिमान नेता, कांग्रेस पार्टी का ऐसा दबदबा, सब कुछ होते हुए केंद्र और राज्य में पंजाब में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अलगाववादी आंदोलन चला, खालिस्तानी आंदोलन चला, हज़ारों लोगों की जान गई, पता नहीं कितने हज़ार लाख घर उजड़े, सेना से लेकर सब जगह जो है एक अनुशासनहीनता, एक अफरा तफरी, एक अराजकता का माहौल बना। और उसके बाद जो दंगे हुए 1984 में, दंगे, उसको दंगा मैं नहीं कहता, वो एक तरह का नरसंहार था, क्योंकि दंगे में दो पक्ष होते हैं। 1984 में जो हुआ उसमें दूसरा पक्ष नहीं था। एक तरफा सुनियोजित तरीके से तय करके मारा गया, जलाया गया सिखों को, और पुलिस ने, बार बार मैं जो बात कहता हूँ, एक लाठी नहीं चलाई। कांग्रेस का कोई नेता छोटे से बड़ा ये दावा नहीं कर सकता कि फला जगह ये इंसिडेंट हो रहा था और वहाँ पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लाठी चार्ज किया, हवा में फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 3,500-4 हज़ार लोग मार दिए गए इसी राजधानी में, देश की राजधानी में। देश की राजधानी से बाहर भी लोग मारे गए, लेकिन देश की राजधानी में जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ दिल्ली हाई कोर्ट है, उस सब के बावजूद ये हुआ और किसी को सज़ा नहीं मिली, किसी को सज़ा दिलाने की कोशिश नहीं हुई, ये कहना ज़्यादा सही होगा। तो कांग्रेस पार्टी के रहते, एक राष्ट्रीय पार्टी के रहते, इस तरह का अलगाववादी जो है आंदोलन नहीं हो सकता, अलगाववादी शक्तियाँ उभर नहीं सकती, ये कहना ठीक नहीं होगा। आज जो परिस्थिति है उसमें 2 राज्य ऐसे दिखाई दे रहे हैं और अब तीसरा तैयार हो रहा है। 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और दूसरा पश्चिम बंगाल। दोनों के मुख्यमंत्रियों का जो रवैया है वो किसी अलगाववादी आंदोलन के रास्ते पर जाने वाला रवैया है। दोनों जो है केंद्र की सत्ता को मानने से इनकार करते हैं। दोनों केंद्र राज्य संबंधों में सिर्फ राज्य की ताकत चाहते हैं, वो ताकत बढ़े, केंद्र कमज़ोर हो, दोनों का लक्ष्य है। और तीसरा राज्य तैयार हो रहा है, पंजाब। आम आदमी पार्टी का आना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि खुश हों कि उस पर चिंतित हों, तो चिंतित होने की बात ज़्यादा है। डेमोक्रेसी की जीत हुई, ये खुशी की बात है। एक पार्टी को इतना बड़ा, इतना प्रचंड बहुमत मिला, ये खुशी की बात है। लेकिन उस पार्टी का जो रवैया है, उस पार्टी का जो इरादा है, उस पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं, वो चिंता पैदा करती हैं। लेकिन फिर मैं अपने मूल सवाल पर लौट कर आता हूँ कि क्या कांग्रेस की ज़रूरत है? ये कहा जाता है कि देश में एक सशक्त विपक्षी दल होना चाहिए। देखिए, राजनीति में, किसी भी फील्ड में और राजनीति में ख़ास तौर से, कभी वैक्यूम नहीं रहता। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा। और संख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो 1947 से ही कहिए, 47 से, और 1952 में पहला चुनाव हुआ, तब से लेकर देखिए विपक्ष की हालत संख्या की दृष्टि से नहीं होने के बराबर थी। लेकिन विपक्ष का प्रभाव आज के संख्या बल में ज़्यादा होते हुए भी जो है, विपक्ष का प्रभाव उससे कई गुना ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? संख्या कम थी, प्रभाव ज़्यादा था। ये बात परस्पर विरोधी लगती है, लेकिन ये सच्चाई है। प्रभाव इसलिए ज़्यादा था कि जो लोग विपक्ष में थे, उनके सांसदों की, विधायकों की संख्या भले कम थी, लेकिन उनके नेताओं की साख बहुत ज़्यादा थी। उनके नेताओं पर लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा था, कम लोगों का था, ये सही है। वो दौर ऐसा था जो कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व की स्थापना का दौर था और उसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। 1952 के पहले चुनाव की अगर आप कहानियाँ सुने उस समय की, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पूरे मैंडेट को रिग किया गया।
जैसे आज कांग्रेस आरोप लगाती है ना बार बार, जैसे बीजेपी जीते या और कोई पार्टी जीते कि धांधली हुई है, ये मैंडेट जो है चुराया गया है, इसका अपहरण हुआ है। दरअसल इसलिए कहती है कि वो ये सब कर चुकी है, उसको मालूम है कि ये किया जा सकता है। जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951 से शुरू हो गया था, और उस समय कोई जो है चुनाव चिन्ह नहीं होता था उस तरह से। उस समय जो है वो न तो इस जैसे बाद में मतपेटियाँ आपको दिखती थी उस तरह की मतपेटियाँ थी, और न ही आज की ईवीएम थी, उसका तो सवाल ही नहीं था। बक्से बनते थे उम्मीदवार के नाम के, उसमें बैलेट पेपर पर आप ठप्पा लगाते थे, उस बक्से में डाल देते थे, इसका मतलब इस उम्मीदवार के है। उस बक्से में से खोलकर ए उम्मीदवार के बक्से में से बैलेट पेपर निकाल के बी में डाल दें तो उसका हो जाएगा। तो बहुत सी सीटों पर ऐसा किया गया कि दूसरे विरोधी उम्मीदवार जो सशक्त था, जो हरा सकता था कांग्रेस के उम्मीदवार को, उसका बदलकर दूसरे बैलेट बॉक्स में डाल दिया गया। और सबसे बड़ा उदाहरण मैंने एक बार आपको बताया भी था, वो बलरामपुर का है, जहां चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उस परिणाम को बदलवाया था। ये तो इतिहास में दर्ज है। तो इस तरह की घटनाएं बड़ी आम थी। सरकारी पार्टी द्वारा रिगिंग जो है ये एक आम बात थी और लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, इसका ज़्यादा विरोध भी नहीं हुआ। लेकिन जो विपक्ष में नेता थे, कमज़ोर मतलब संख्या की दृष्टि से कमज़ोर होने के बावजूद, वो नैतिक बल में नेहरू से बिल्कुल कम नहीं थे। उनमें से कई लोग नेहरू के साथ ही रहे, आज़ादी के आंदोलन के नेता रहे। इस वजह से और उनकी जो अपनी व्यक्तिगत साख थी, उसकी वजह से विपक्ष ज़्यादा प्रभावी था। तो ये जो संख्या का रोना रोया जाता है कि संख्या कम होती जा रही है, कम हो जाएगी तो विपक्ष नहीं रहेगा, तो सत्ता दल निरंकुश हो जाएगा। इस देश में सत्तारूढ़ दल को निरंकुश होने से कोई भी राजनीतिक दल नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है तो वो इस देश की जनता रोक सकती है, और इस देश की जनता ने वो करके दिखाया है। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। इमरजेंसी को कोई राजनीतिक दल नहीं रोक पाया। किसी राजनीतिक दल के विरोध से, विद्रोह से इमरजेंसी नहीं रुकी। इमरजेंसी को ख़त्म कराने का श्रेय इस देश के मतदाता को जाता है, जिसको अनपढ़ कहा जाता है, जिसको नासमझ कहा जाता है, जिसके लिए माना जाता है कि उनको ज़्यादा समझ नहीं है, उनको संविधान की समझ नहीं है, उनको राजनीतिक सिद्धांतों की समझ नहीं है। इसलिए उनकी सहज राजनीतिक बुद्धि पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन इस देश का मतदाता, इस देश के जनतंत्र को अगर कोई बचाने वाला है और आगे भी रहेगा, पहले भी था, तो वो इस देश का मतदाता है। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी या फला पार्टी कमज़ोर हो जाएगी तो देश में जनतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। देश में जनतंत्र पर कोई खतरा नहीं है, न अभी है न होने वाला है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, एक अलग देश बना पाकिस्तान। आज उसकी हालत देख लीजिए, क्योंकि वहाँ की सेना ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दिया। भारतीय सेना का जो अनुशासन है वो पूरी दुनिया में एक उदाहरण है। कैसी भी राजनीतिक परिस्थिति आई हो, सेना के उच्च पदाधिकारियों ने कभी इस बात पर विचार भी नहीं किया कि उनको इसमें दखल देना चाहिए। ये इस देश की डेमोक्रेसी की मजबूती है, और ये किसी एक पार्टी की वजह से, उसके कमज़ोर हो जाने या उसके ख़त्म हो जाने की वजह से नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जैसी पार्टी की इस देश को ज़रूरत है। कांग्रेस का ख़त्म हो जाना ही इस देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस में वो सब कुछ है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में नहीं होना चाहिए। आप कोई भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए, जिस तरह से समय समय पर हत्याएं हुई हैं, नरसंहार हुए हैं, बल्कि 1948 से शुरू कर लीजिए, जब महाराष्ट्र में गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में मराठी ब्राह्मणों की हत्या का अभियान चला। आप 1990 देख लीजिए, जिस तरह से कश्मीर से हिंदुओं को मारकर, उनके घर जलाकर, घर कब्जा करके, महिलाओं के साथ बलात्कार करके, ये घोषणा करके लाउड स्पीकर से कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर चले जाओ अगर ज़िंदा रहना चाहते हो। 1984 का जिक्र मैंने किया ही,
नल्ली नरसंहार असम का, ये एक घटना नहीं है, पूरी लंबी श्रृंखला है जिसको गिनाया जा सकता है। इमरजेंसी सबसे बड़ा बदनुमा दाग अगर भारत के जनतंत्र पर है तो वो है इमरजेंसी, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तो इसलिए देश के बंटवारे के बाद कश्मीर का अगर लगभग आधा हिस्सा 40% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो उसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। 1962 की लड़ाई हम हार गए चीन से, चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए जो है 1971 की लड़ाई जो सेना ने जीती, उसके बाद हमने जिस तरह से बातचीत की टेबल पर सरेंडर किया, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। 90,000 युद्धबंदियों को लेकर भी हम कोई समझौता नहीं कर पाए, अपने पक्ष में कोई बात नहीं मनवा पाए। इससे बड़ी जो है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल हार क्या होगी किसी देश की, कि सेना ने जो जीत कर दिया, अपना खून बहा कर दिया, अपना शहादत दी, उसके बाद बातचीत की टेबल पर हमने वो सब गंवा दिया जो भी एडवांटेज था हमारा, और बहुत बड़ा एडवांटेज था 1971 में। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ख़त्म होने पर किसी को रोना नहीं चाहिए, किसी को चिंता नहीं करना चाहिए। इस पार्टी का समाप्त हो जाना, इस पार्टी का तिरोहित हो जाना, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इन 3 के हटने से सब ठीक हो जाएगा, उनको ये गलतफहमी है। वो उनको लग रहा है कि उसके बाद कांग्रेस का कल्चर बदल जाएगा। जिस कल्चर में ये लोग पले बढ़े हैं, किसी एक नेता ने विरोध नहीं किया सार्वजनिक रूप से जब 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया। वो नेता चौकीदार चोर है का नारा लगा रहा है, उस प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है जिसकी ईमानदारी और निष्ठा की लोग कस्में खाते हैं, और वो नेता बोल रहा है जिसके पिता पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार का आरोप है। तो ऐसे आप कल्पना कीजिए कि अगर इतनी बड़ी बात पर पूरी पार्टी चुप रहती है, नीचे के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर का नेता तक, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, अगर कोई कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब पूरे कुएं में भांग पड़ी है। इससे बदला नहीं जा सकता, इसे सुधारा नहीं जा सकता। इसे खत्म करके कोई नई पार्टी बने वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसमें ऊर्जा नष्ट करने के कि कांग्रेस को कैसे बचाया जाए। आप पूरे कांग्रेस के का जो नेतृत्व है, सेकंड रैंक का, गांधी परिवार के बाद का, उस पर नज़र डाल लीजिए। कौन लगता है आपको कि जो देश के भविष्य के बारे में सोचता है, जिसके मन में देश के लिए कोई विजन है, जो कोई नई चीज़ लाना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, ये सब लोग हैं जो सत्ता में रह चुके हैं, बरसों बरस रह चुके हैं, और इन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या किया ये सबके सामने है। तो इसलिए कांग्रेस के जाने पर आंसू मत बहाइए। कांग्रेस का जाना इस देश की डेमोक्रेसी को, जनतंत्र को मजबूत करेगा, कमज़ोर नहीं करेगा। तो इसलिए इस बहस में मत पड़िए। ये परिवार हट जाए तो कांग्रेस में सब ठीक हो जाएगा, ये परिवार रहेगा तब भी कांग्रेस डूबेगी, ये परिवार नहीं रहेगा तब भी कांग्रेस डूबेगी। तो कांग्रेस को तो डूबना ही है, बात केवल समय का है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। और जाते जाते एक बार फिर आपको होली की बधाई। नमस्कार।